हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSE 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल यूनिट्स जो है ना, एक तो ये ब्लॉक्स हैं और यूनिट्स, ये दोनों तरीके से डिवीज़न है यहाँ पे। और वेट अ मिनट, इंडेक्स दिखाती हूँ मैं आपको। पेजेस ना एक दूसरे में स्टिक से हो गए हैं, क्या हो रहा है ये। देखिए, यहाँ पे इस बुक में टोटल 15 यूनिट्स हैं और 5 ब्लॉक्स में उनको डिवाइड किया गया है। आज हम इसकी यूनिट 1 करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है हमारे प्यारे भारत देश में, यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है ये, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजकीय राजनीति का विकास। यहाँ पे मैंने ना काफ़ी कुछ हिंदी में लिखने का बहुत ट्राई किया है, क्योंकि ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स है और पॉली साइंस है ना, तो थोड़ा टफ भी होता है काफ़ी बच्चों के लिए। तो यूनिट 1 में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, स्टेट पॉलिटिक्स पढ़ेंगे 1950 से 1960s में, और उसके बाद में जो राइज हुआ था रीजनल फोर्सेस का, जो क्षेत्रीय शक्ति है, और स्टेट पॉलिटिक्स, वो 1970s के ऑनवर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। बाकी ये पॉइंट्स है, जैसे असर्शन ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इस चीज़ की जो पहचान है, मतलब हर चीज़ का ना एक ओरिजिन होता है। जब मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई थी तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन पढ़ाया था, तो ऐसे ही जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसकी पहचान की, एक राजनीति का उदय कब हुआ था, कब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब भूमंडलीयकरण था, ट्रेडिंग वगैरह बढ़ी है, तो उसका पॉलिटिक्स पे या जो पॉल साइंस है हमारी सब्जेक्ट, उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ा था पॉलिटिक्स पे स्पेशली। उसके अलावा जो इंसर्जेंसीज थी स्टेट पॉलिटिक्स की, मतलब विद्रोह और जो राज्य राजनीति थी, उसका क्या क्या रोल रहा था, ये सब पॉइंट्स हम इस यूनिट में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ। जो हमारा भारत देश है, स्टेट पॉलिटिक्स है, वहाँ पे टोटल क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। 8 यूनियन टेरिटरीज़ के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए हैं: दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और ये यहाँ पे आपको टोटल मैंने दे दिए हैं। अब देखिए, जो अंडमान और निकोबार है ना, ये आपकी फर्स्ट यूटी है, मतलब फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है, फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया का। और जो लक्षद्वीप है वो स्मॉलेस्ट यूटी है। ये वन डे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो फर्स्ट यूटी है उसका नाम बताना है, और जो स्मॉलेस्ट यूटी है उसका नाम आपको बताना है। इसके बाद में दी स्टेट्स हैव डिफरेंट रीजनल, सोशल एंड पॉलिटिकल फीचर्स। जो 28 स्टेट्स है ना, इन सब की अपनी अपनी डिफरेंट रीजनल और सोशल और पॉलिटिकल फीचर्स हैं, मतलब हर तरीके से रीजन वाइज, सोशली, सामाजिक स्तर पे, और पॉलिटिकल फीचर्स इनके बिल्कुल अलग अलग हैं। इट इज़ कंसर्न विद द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन territories and with political process and political mobilizations take place in them. A state politics in India is different from national level politics in the following senses. जो state politics है ना, उसका comparison अगर आप national politics से करते हैं तो वो different है इन कुछ reasons की वजह से। जो state politics है, किस वजह से state politics national politics level politics से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे आपको कुछ points दे रखे हैं। जैसे कि जो pattern होता है politics का at the level of state and union territories, जो pattern है politics का, मतलब जैसे जो laws हैं या फिर regulations हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। नेशनल लेवल पे जैसे कि अगर आप बात करेंगे पैटर्न की, जो स्टेट जो पॉलिटिक्स है, स्टेट पॉलिटिक्स है, तो उसमें स्टेट लेवल पे ही बात होती है, यूनियन टेरिटरी पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन जो नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं तो उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्रोसेसेस हैं, वो सेंट्रल और ऑल ओवर द इंडिया लेवल पे पॉलिटिक्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट्स में डिफरेंस बता रखा है। इसके बाद में जैसे जो स्टेट पॉलिटिक्स है, उसके अलावा state politics in India or national level politics is concerned with the general politics of occurs at level. The national politics shows aggregated pictures of the politics which occurs in different states and union territories. मतलब कि जो state politics और national politics है ना, वो काफ़ी वेज में एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इसमें आपको, जब आप इसको रीड करेंगे तो आप बता पाएंगे कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो इंडिया में उसका कैसा रोल है, और जो राइज हुआ था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और समझ में भी आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए, आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में है, द मेन इश्यूज विच आर कवर्ड इन दिस यूनिट इंक्लूड द चेंजेस इन द स्टेटस of states in the regional and national politics. The issues
वेट अ मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, इसमें आपको क्या चीज़ पढ़ने को मिलेगी, जो भी चेंजेस हुए हैं स्टेटस ऑफ स्टेट्स में, मतलब चाहे वो रीजनल हो, चाहे पॉलिटिक्स लेवल, नेशनल पॉलिटिक्स हो, तो इसमें जो स्टेट्स हैं उनका क्या स्टेटस रहा है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, और जो इश्यूज़ थे या फिर जो प्रॉब्लम्स थी, लीडरशिप पैटर्न था, मतलब इनमें किस तरीके के चेंजेस आए, और पहले वाले में क्या कमी थी, किस तरीके से जो अब चेंजेस आए वो कितने एडवांस हुए, कितने अच्छे तरीके से हुए, तो ये सब चीज़ें, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो उनका प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये सब चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। फोकस ऑफ द यूनिट इज़ टू शो हाउ द पैटर्न ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स हैव डेवलप ओवर अ पीरियड, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स थी स्टेट में, स्टेट वाइज पॉलिटिक्स, उसका क्या रोल रहा और कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए। तो ये जो है ना, ये चीज़ आपको हर चीज़ में पढ़नी पड़ती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे हमने अर्ली मैन पढ़ा है, जब हमने अर्ली मैन पढ़ा तभी तो हमें आज के टाइम में और पहले के टाइम में कंपैरिजन समझ में आया, क्योंकि उससे गाइज ये चीज़ हुई थी कि आपको पता चला कि अर्ली मैन ऐसे रहते थे, फिर धीरे धीरे उनमें सारी चीज़ें आने लगी, उन्होंने अपनी नीड्स को समझा और चीज़ों को समझते चले गए। तो यही चीज़ पॉलिटिक्स में भी है। पहले जो स्टेट पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत चेंजेस थे, अब जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें बहुत अलग तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, और जो आगे आएगा टाइम उसमें भी आपको बहुत बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मतलब कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको चेंज देखने को ना मिले। क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, what were the dominant features of state politics in India in first 2 decades following of independence। तो यहाँ पे 2 दशकों की आपको डोमिनेंट फीचर्स, जो कि ज़्यादातर फीचर्स जो आपको हाईलाइटेड हुए थे स्टेट पॉलिटिक्स के इंडिया के, वो आपको बताने हैं। पेज नंबर 12 पे इसका आंसर गिवन है, यहाँ पे देखिए ये रहा स्टेट पॉलिटिक्स 1950s एंड 1960s। अच्छा एक चीज़ और है, ये 1950s में दे रखा है, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उसके बाद के ये जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसकी यहाँ पे बात करी गई है। स्टेट पॉलिटिक्स इन द फर्स्ट 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रू अंडर द influence of center which focused on the pursuit of the nation state building in India। मतलब कि जो पॉलिटिक्स था या जो भी वहाँ की पावर्स वगैरह थी, प्रोसेसेस थी, वो इस चीज़ को एम करते हुए थे, उस चीज़ पे, परस्यूट का मतलब होता है एम या फिर किसी चीज़ की डिज़ायर होना। तो जो नेशन है ना उसकी स्टेट बिल्डिंग्स पे, मतलब कि जिस तरीके से हमारा जो भारत है ना उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि आपको पता है ना पहले ये चीज़ नहीं थी, तो बहुत ईजिली जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में आके उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया था हमारे ऊपर, तो ये चीज़ आगे नहीं आनी चाहिए थी, तो इस चीज़ के ऊपर वर्क करने लगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, देखिए इस आंसर में ना ये जो वर्ड है ना नेहरूवियन मॉडल, ये आपको डालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका जो विकास मॉडल था, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड द सिंगल पार्टी डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस सिग्निफाइड द पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो 1950s और 1960s का टाइम था, इसमें 2 मेन वर्ड्स हैं, अगर आप आंसर में इसको इंक्लूड करते हैं ना तो ऑब्वियसली आंसर आपका ठीक हो ही जाएगा। फर्स्ट तो जो पीरियड था नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और सेकंड जो था सिंगल पार्टी डोमिनेंस, मतलब जो सिंगल पार्टी है ना वो डोमिनेंस में रहेगी, मतलब वो चीज़ आगे रहेगी ऑफ द कांग्रेस सिग्निफाइड द पॉलिटिक्स इन इंडिया। द स्टेट पॉलिटिक्स वॉज मेनली अ रेप्लिका ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। जो स्टेट पॉलिटिक्स है ना वो बेसिकली जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसका एक नमूना है। रेप्लिका का मतलब होता है नमूना। द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि एक तरीके का छोटा शॉर्टेज में आपको कोई चीज़ दिखाते हैं ना सैम्पल टाइप में, तो वही चीज़। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड अ डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना उन्होंने जो हमारे भारत का पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें एक प्रॉपर प्लेस को ऑक्यूपाइड कर लिया था, वेयर द स्टेट ऑक्यूपाइड द सेकेंडरी प्लेस। तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना उसका फर्स्ट पोजीशन हो गया था, वहीं पे जो स्टेट थी उसका वो सेकेंडरी प्लेस हो गया था। अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द सेंटर द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट। अब जो डायरेक्टिव सेंटर है, मतलब कि जैसे कि जो सेंटर है स्टेट पॉलिटिक्स है, तो इनमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, लाइक लैंड रिफॉर्म्स हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, मतलब लोगों ने ज़मीनों पर वर्क करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, पूंजीपति और कैपिटलिस्ट वगैरह ये चीज़ आपने पढ़ी होंगी, तो ये सब आप आंसर में इसमें लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये आंसर को मैं और ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स के जो वर्ड्स हैं वो तो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे आंसर में। जैसे अभी तक मैंने बाकी आपको इंग्लिश वगैरह करवाई है, हिंदी में बहुत हद तक उसको समझाने का ट्राई किया है, सिंपलेस्ट वे में लाकर समझाऊं, तो वो चीज़ आपको इसमें बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। तो इसलिए इसका यही एक सिंपल तरीका है
कि आप जितना मैक्स टू मैक्स इनको आंसर्स को रीड कर सकते हैं, ये वर्ड्स आप ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज में आने लग जाएंगे। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रीब्यूशन देने लगे ये लोग। और जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने शेयर करी पावर एट द सेंटर एंड इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम था, तो उसकी वजह से ये चीज़ हो गई। और अभी शायद आपको पता भी होगा कि बीजेपी तो अब आई है, इससे पहले जितना भी सब कुछ जो था ना वो गांधी फैमिली ही करते हुए आ रही थी। चाहे अच्छा किया उन्होंने, बुरा किया, किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे हम इस आंसर के वजह से, लेकिन जो भी था वो उन्होंने ही किया था, वही लोग करते हुए आ रहे थे। तो अब जाके थोड़ा सा चेंज आया है, चेंज इन द सेंस कि अब दूसरी पार्टी ने अपनी प्लेस बनानी स्टार्ट कर दी है। नाउ नेक्स्ट आता है कांग्रेस हार्मोनी। अच्छा, ये यहाँ पे आपका आंसर 1 कंप्लीट हो गया है, ये आप इसमें आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो पेज है उसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, व्हाई डिड द कांग्रेस सिस्टम ऑफ और द डोमिनेंट पार्टी सिस्टम डिक्लाइन। जो कांग्रेस सिस्टम था और जो डोमिनेंट पार्टी, मतलब कि जो कांग्रेस थी ना वही डोमिनेंट पार्टी थी, तो ये जो था ना इनमें जो डिक्लाइन हुआ, मतलब इनमें जो गिराव आया या ये लोग में की ग्रोथ में कमी आई, तो वो क्यों हुई थी। पेज नंबर 13 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ये रहा पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2। द कांग्रेस हेजेमनी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय द कंजर्वेटिव पार्टीज लाइक स्वतंत्रता इन गुजरात एंड राजस्थान। दिस डेवलपमेंट हैज प्रमोटेड सेलिंग हैरिसन टू कॉल द 1950s द मोस्ट डेंजरस डिकेड। द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स वाज चैलेंज्ड इवन फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। अब देखिए ये जो पार्टी थी ना, इसके डिक्लाइन होने की जो मेन वजह थी वो इनके लीडर्स थे, जो इनके पॉलिटिशियन लीडर्स थे ना, वो जो पार्टी के अंदर थे उन्होंने ही दगाबाजी करी थी। फैक्शन लीडर्स विद इन द कांग्रेस वर नॉट बिहाइंड इन क्रिएटिंग देयर रिस्पेक्टिव सोशल बेसिस। तो बेसिकली ये क्या था, ये सब जो पार्टी के लोग थे ना, जो लीडर्स थे, वो अपनी अपनी प्लेस बनाने में बिजी हो गए थे, अपने मतलब अपना अपना बेस्ट देखना था उनको। इवन वाइल बीइंग मेंबर ऑफ कांग्रेस दे कंसोलिडेट देयर ओन बेस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो मतलब मेंबर थे ये कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद भी इन्होंने जो बाकी की जो स्टेट्स थी ना, हर एक स्टेट में जहां जहां पे उनका बोलबाला था, तो वहां पे इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस बनानी स्टार्ट कर दी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, द एग्जाम्पल ऑफ चरण सिंह इज अमंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट हियर। ही हैड ऑलरेडी क्रेव्ड आउट अ बेस फॉर हिमसेल्फ विद इन द इंटरमीडिएटरी एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी व्हाइल ही वाज स्टिल इन कांग्रेस। मतलब कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है चरण सिंह का, तो ये ना कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद भी जो यूपी के जो बैकवर्ड क्लासेस थी और जो इंटरमीडिएट थे उनके बीच में इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी प्लेस बना ली थी। और जो फैक्शन फाइट थी बिटवीन द चरण सिंह एंड द अदर कांग्रेस लीडर हैज रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। और जिसकी वजह से मतलब चरण सिंह और जो बाकी कांग्रेस लीडर्स थे, इनके बीच की जो फाइट थी, टकराव थी, मतलब जो अच्छे रेपुटेटेड लीडर्स थे इनकी पार्टी के, उनके बीच की जो टकराव थी, ये एक रीजन बना यूपी में कांग्रेस के ब्रेक होने का। तो रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस इन यूपी एंड द इमर्जेंस ऑफ वेरी पावरफुल रीजनल एंड रूरल फोर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। अब देखिए जैसे कि एक पार्टी ब्रेक होती है ना, तो दूसरे लोग जो होते हैं वो ताक लगा के बैठे होते हैं कि कब ये डिक्लाइन और कब हम अपनी प्लेस बनाएं। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ, जैसे यूपी में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट होने लगी, टुकड़ों में टूटने लगी, बटने लगी, तभी उसके बाद में इमरजेंस हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग हो गई ऑफ वेरी पावरफुल रीजनल एंड रूरल फोर्स। जो वहां की रीजनल और रूरल फोर्स थी ना, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, वहां पे उन्होंने अपना आधिपत्य करना स्टार्ट कर दिया था। अब वर्ड आता है नॉर्थ इंडियन स्टेट, तो यहाँ पे मैंने आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी। एक काम आप सब करिएगा, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है ना, इनको एक बार मैप में एक बार देख लेना, क्योंकि मैप एक बार अच्छे से छप गया ना दिमाग में, तो आप इस आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे, आपने ये स्टेट्स देखी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है, आपसे रीज़न पूछ लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के डिक्लाइन होने की वजह क्या थी, तो आप नॉर्थ इंडियन स्टेट के साथ में छोटा सा मैप से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए जो आंसर्स है ना सबके सेम ही होंगे, बुक सेम रहती है, तो ऑब्वियसली जो आंसर्स है वो सेम होंगे, लेकिन आपकी आंसर शीट औरों से सेपरेट सिर्फ एक वे में हो सकती है, और वो होता है आंसर को अटेम्प्ट करने का तरीका, कि आप आंसर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपने अटेम्प्ट किया, थोड़ा और इफेक्टिव बनाया, कुछ मैप्स वगैरह यूज कर लिए, कुछ अलग से इंफॉर्मेशन इसमें आपने ऐड कर दी जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेट करती हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टोरी छाप देंगे आप, तो इससे आपका आंसर और बाकी शीट्स के कंपैरिजन में थोड़ा इफेक्टिव होगा और टीचर्स को पढ़ने में भी मजा आएगा।
नाउ दिस पैटर्न फाउंड इट्स एक्सप्रेशन इन द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन सेवरल स्टेट। तो ये सब कुछ जो वजह है ना कि मतलब जो पार्टी के लोग थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर चीट किया और फिर धीरे धीरे इसमें स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ और फिर बाकी जो रीजनल फोर्सेस थी उनका एमरजेंस हुआ, उन लोगों ने अपनी एक ग्रोथ बनानी स्टार्ट कर दी। तो यही सब कुछ वजह थी जिसकी वजह से जो कांग्रेस है ना वो काफ़ी स्टेट्स में हार गई थी इन द जनरल इलेक्शन इन 1967। तो 1967 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस के हारने की भी एक ये वजह ये भी थी काफ़ी स्टेट्स में। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन से जो सरकार बनती है, और वो कब बनी थी 1969 में। मतलब काफ़ी स्टेट्स में इसके हारने के बाद में एक नई जो गठबंधन सरकार थी वो आई थी आपकी हिस्ट्री में 1969 में। इट इज़ अ सेट अ न्यू ट्रेंड इन पॉलिटिक्स इन द स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो टाइम था ना 1969, फिर यहाँ से एक नया ट्रेंड पॉलिटिक्स में आ गया था जिसमें जो कि स्टेट्स ऑफ यूनियन इंडियन में एक नई तरीके की क्रांति ये लेकर आ गया था, क्योंकि इसके बाद में फिर गठबंधन से सरकार बनने लग गई। गठबंधन का मतलब हो गया कि जो मिलजुल के लोग आपस में बनाते हैं ना, आधिपत्य करते हैं, वही चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 1970s। 1970s के टाइम पे जो स्टेट पॉलिटिक्स था उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। पेज नंबर 14 पे इसका आंसर मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए तो पहले इनको समझा देती हूँ, फिर हम उन पॉइंट्स को करेंगे। जैसे कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड लीडर्स। तो जो रीजनल पार्टीज थी ना और जो लीडर्स थे उन लोगों में क्या हो गया, वो लोग ज़्यादा आगे आने लग गए। और इसकी स्टार्टिंग गाइस देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी 1967 में जब डिक्लाइन हो रही थी ना, गिर रही थी कांग्रेस पार्टी, ये चीज़ तभी से स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मैंने आपको लाइन अंडरलाइन करवाई है ना, रीजनल और रूरल फोर्सेज जो कि पावर में आने लग गई थी, तो वो यही वजह। क्या है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, हो सॉरी ज़्यादा चल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। अब फर्स्ट तो यही हो गया कि जो राइज था रीजनल पार्टीज और लीडर्स का, उसके अलावा जो रिच फार्मर्स थे इन द ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्टेड एरियाज। राइज ऑफ रिच फार्मर्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति जिसको कहते हैं, कि लोगों ने जो फार्मिंग वगैरह इस पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। जो अफेक्टेड एरिया थे जहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे जो रिच फार्मर्स थे उनका राइज होने लग गया था। इसके बाद में हुआ था डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ना यहाँ पे क्या लिखना है, जो इस बुक में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी 1970s में स्टेट पॉलिटिक्स थी ना, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो पहले लीडर्स का बता दिया, फिर फार्मर्स का बता दिया। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो है कांग्रेस पार्टी सिस्टम, ये डिक्लाइन होने लग गया था, और पर्सनलाइजेशन ऑफ कांग्रेस, ये चीज़ आपको बतानी है क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में ये हार गई थी। और जो इनके जो खुद के जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी अलग अलग स्टेट्स में अपनी इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसका आंसर आप और थोड़ा सा पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970 टुक प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ डिमाइज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और जो ये नेहरू जी का जो मॉडल था ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट आंसर में मैंने आपको बताया था ना, नेहरूरियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चीज़ और कांग्रेस पार्टी, ये दो मेन इश्यूज थे जो कि उस टाइम पे जिनके कम होने से या जिनमें डिक्लाइन की वजह से ये पॉलिटिक्स में एक नया आपको चेंज देखने को मिला था। and rise of Indira Gandhi, who personalized the Congress and institutions of the governance. One of the most significant feature of the state politics between the 1960s and the 1970s had been the rise of rural rich or the Kulkas special in the area which had witnessed the green revolution. तो ये सारे points जो यहाँ पे दे रखे हैं, डिटेल में दे रखे हैं, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी हैं। जैसे कि जो रीजनल पार्टीज और लीडर्स थे वो यहाँ पे बढ़ने लगे, तो आप यहाँ पे इंदिरा गांधी वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद में जो फार्मर्स थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्टेड एरिया से, वहाँ पे जो फार्मर्स रिच फार्मर्स बढ़ने लगे, उसमें आप ये वाला आंसर दे सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, राइज ऑफ रूरल रिच और कुल कास्ट स्पेशली इन द एरियाज। और जो लास्ट वाला है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टीज एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ कांग्रेस। अगर ये आंसर आपका 20 मार्क्स में आता है, वैसे तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना पॉल साइंस में, तो स्पेशली 20 मार्क्स के ही आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आप इस आंसर को अगर ये आता है तो आपको इतने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसमें ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इनको थोड़ा डिटेल में यहाँ से, प्लस जो कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हुआ था वो यहाँ से आपको लिखना है। आंसर्स अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।